नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लिखने वाला पर। स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं, कोड है BPAG 173। सब्जेक्ट का नाम है ई शासन और इसकी कंसेप्ट क्लास में आज आपकी लेने वाला हूं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे स्पष्ट करें। इसकी भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण होती है स्थानीय शासन में, मतलब लोकल गवर्नेंस की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी पूछी जा रही है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होती है या किस तरह से महत्वपूर्ण होता है लोकल गवर्नेंस में, वो बताना है। पहला, पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि करता है। कैसे करता है भाई, ये देखते हैं। आईसीटी से क्या हेल्प मिलती है हमें? सरकारी प्रक्रियाओं, योजनाओं और बजटों तक ऑनलाइन पहुंच मिलती है नागरिकों को। जब नागरिकों की पहुंच होगी सरकारी योजनाओं तक, बजट तक और सरकारी प्रक्रियाओं तक नागरिकों की पहुंच होगी तो उन्हें सारा कुछ पता चलता रहेगा। तो इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जवाबदेही भी बढ़ेगी। जब नागरिकों को सब कुछ पता होगा तो जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो क्या है, काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नहीं तो नागरिक उनसे जवाब मांग सकते हैं, कोर्ट में उन्हें बुलाया जा सकता है, केस किया जा सकता है उनके ऊपर। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पोर्टल और मोबाइल ऐप नागरिकों को क्या करते हैं? शिकायत दर्ज करने में, प्रमाण पत्र प्राप्त करने में, या कहें कि किसी भी तरह का प्रमाण पत्र बनवाने में और सेवाओं के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे कि क्या है, जवाबदेही बढ़ती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो ये शिकायत दर्ज करने वाली बात है, बहुत सारी ऐप में अक्सर काम नहीं करता है। और भी चीज़ें कई सारी हमें देखने को मिलते हैं। कई बार ऐप जो है ठप पड़ जाती है, इनके सर्वर ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा लोग आके आते ही ठप पड़ जाती हैं। सेवाओं में सुधार, सेवाओं में किस तरह से सुधार करती है आईसीटी किस तरह से सुधार करती है? आईसीटी आधारित सेवाएं क्या करती हैं? ऑनलाइन जन प्रमाण पत्र प्रदान करती हैं, राशन कार्ड बनते हैं इससे ऑनलाइन, बिजली के बिल आराम से भर जाते हैं ऑनलाइन। इससे क्या होता है, नागरिकों को सेवाओं को अधिक सुलभ बनाता है, ये कुशल और तेज बनाता है। इसमें नागरिकों को टाइम बचता है, बैठे बैठे अपने फ़ोन से बिल भर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम इसमें होते हैं। इस तरह से ये हेल्प करती है, सेवाओं में सुधार करती है। तीसरे नंबर पर आता है नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना। नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। अभी हमने देखा पहले पॉइंट में क्या था, सरकारी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देती है, योजनाओं के बारे में देती है, बजट के बारे में जानकारी देती है। बट इसमें क्या है, भागीदारी को कैसे बढ़ावा देती है? सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम नागरिकों को क्या करते हैं, शासन के साथ जुड़ने और अपने विचारों को रखने और प्रक्रिया को साझा करने और नीति निर्माण में भाग लेने का एक मंच प्रदान करते हैं। इन द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लोग क्या कर सकते हैं, आम नागरिक क्या कर सकते हैं, सरकार के साथ, जो सरकार शासन चलाती है उसकी प्रक्रिया के साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, प्रक्रिया साझा कर सकते हैं कि आपको ये काम करना है, इस तरह से कीजिए, आपको इस एरिया में काम करना है तो वहाँ के लोकल लोग एडवाइस कर सकते हैं कि हमारे एरिया में इस तरह से काम करना बेटर रहेगा, ये चीज़ काम करना बेटर रहेगा। इस तरह से क्या होता है, भागीदारी सुनिश्चित होती है नागरिकों की। नेक्स्ट आता है बेहतर निर्णय लेना। इससे क्या होता है, आईसीटी से डाटा संग्रह किया जाता है। डाटा संग्रह होगा तो उसका विश्लेषण ढंग से कर पाएंगे, प्रबंधन को आसान बनाता है, चीज़ों के मैनेजमेंट को आसान बनाता है। डाटा अगर हमारे पास होता है तो बेहतर नीति निर्माण करने में हमें सहायता प्रदान करता है, योजना बनाने में, डेटा संचालित करने में, इस तरह की चीज़ों को टैकल करने में, या कहें कि मैनेजमेंट करने में, प्रबंधन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। यदि डेटा हमारे पास होता है तो हम एक तो डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उस डेटा के आधार पर आगे योजनाएं बना सकते हैं, प्रक्रियाएं डिसाइड कर सकते हैं क्या काम कैसे होना है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें आईसीटी के द्वारा। नेक्स्ट आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगेन आईसीटी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं क्या पूछा है। इसके विभिन्न अनुप्रयोगों पर एक नोट लिखना है हमें, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं उस पर हमें नोट लिखना है। एक दो यूज तो हमने अभी देखे पिछले क्वेश्चन में, बाकी और भी देख लेते हैं इसमें। ये लगभग इंट्रोडक्शन वही होगा, हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में क्रांति ला दी है आईसीटी ने, बिल्कुल दो राय नहीं है, ला दी है। ये आप पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, आईसीटी के माध्यम से ही कर रहे हो। अगर ना आई होती आईसीटी की टेक्नोलॉजी, हमारे पास ना होती इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, तो सब लोग अपने घर पे बैठ के किताबों से पढ़ रहे होते या पर्सनल किसी से ट्यूशन ले रहे होते। नेक्स्ट,
पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी है। कैसे? ऑनलाइन शिक्षा। ये पॉइंट मैंने इसीलिए डाले हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। आप मुझसे अभी कैसे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हो। मैं अपनी क्लास बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, इंटरनेट के माध्यम से वो आपके पास तक पहुँचेगी, आप उसको देखोगे, उससे कुछ सीखोगे, अपना एग्ज़ाम दोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। ये कैसे है? आपने पढ़ाई कैसे की? ऑनलाइन तरीके से की। दूरस्थ शिक्षा, दूर बैठ के, आपको नहीं पता मैं कहाँ हूँ, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे भी जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पढ़ा दिया, जितने बच्चे चाहें, 1000 बच्चे चाहें, लाख बच्चे चाहें, 10 लाख बच्चे चाहें, इसको देखें, इससे सीखें। कहीं पर भी बैठे हो, कितना भी दूर बैठे हो, वो इंटरनेट के माध्यम से, अगर उनके पास इंटरनेट है तो वो इंटरनेट के माध्यम से क्लास को देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे साथ। इसमें क्या होता है, छात्रों को कहीं से भी और किसी भी समय सीखने का अवसर प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात, किसी भी समय, ज़रूरी नहीं है मैं ये क्लास अभी ले रहा हूँ शाम को, आपको कल सुबह देखनी है कल सुबह देखो, आज अभी अपलोड होते ही अभी देखनी है अभी देखो, जब आपका मन करे तब देखो, बार बार देखनी है बार बार देखो। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? ये भी एक तरह से यूट्यूब का जो हमारा चैनल है, आपके लिए एक तरह से ई लर्निंग का ही प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है, शैक्षिक ऐप होती हैं, छात्रों को इंटरेक्टिव और आकर्षक तरीके से सीखने में मदद करती हैं। यहाँ पर ऐप की बात की गई है, हालांकि वो भी हमारी आने वाली है, उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बट अभी अगर हम अपने यूट्यूब चैनल की बात करें, इसमें भी क्या है, छात्रों को इंटरेक्टिव तरीके से, जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं, आप हमसे इंटरेक्ट करते हो, बताते हो सर ये वाला हमारा डाउट है, ये वाला हमारा कोर्स करा दो, वो करा दो। हालांकि अलग अलग कोड की डिमांड ज़्यादा आती है, पर आप उसमें चाहो तो डाउट्स भी हमसे क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन संसाधन। क्या करते हैं, छात्रों को जानकारी और ज्ञान तक आसान पहुंच प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं? डिजिटल लाइब्रेरी में आप मान लीजिए, आपके कमरे में मान लीजिए आप फिजिकल फॉर्म में अगर रखना चाहें तो 10 किताबों की जगह डिजिटल लाइब्रेरी में आपके पास अगर डाटा ज़्यादा है, या ऑनलाइन क्लाउड्स आजकल इतना डाटा देते हैं, आप उसमें 50 से 100 200 किताबें आराम से स्टोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी हैवी किताबें 100 से 200 तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, और जब चाहें तब उनको निकाल कर जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जब ना चाहें आप उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा में क्या किस तरह का यूज़ होता है भाई? आईसीटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, टेलीमेडिसिन। ये क्या चीज़ होती है? आप कहीं किसी दूर दराज किसी गांव में रहते हो, किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर आसपास अच्छे डॉक्टर नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर आपको क्या होगा, सिर्फ आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिस पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सको। आप उससे कॉलिंग के द्वारा, वीडियो कॉलिंग के द्वारा, या फिर कहें कि आप लाइव कॉलिंग के द्वारा भी किसी डॉक्टर से जुड़ सकते हो। उसकी जो भी फीस होगी आप उसे पेड करके, या फ्री होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उससे जुड़कर आप अपनी बीमारी के बारे में उसको बता सकते हो। वो आपको डिस्क्राइब कर देगा, आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाइयाँ लेनी है, इस तरह से आपको इसको ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा बिना आपके उस डॉक्टर के पास जाए। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड। ये क्या चीज़ होती है भाई? इसमें क्या होता है, कई बार कुछ हॉस्पिटल्स में, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट्स भी करती हैं, इंडिया में तो हालांकि अभी तक ये चीज़ नहीं आई है, बात चल रही है आने की, जब आएगी तब देखेंगे। बट इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, मेडिकल हिस्ट्री रखती है पूरी पेशेंट की। जैसे मैं हूँ, मुझे कभी अगर बचपन में कोई बीमारी हुई थी, उसका एक रिकॉर्ड होगा मेरे नाम से, मेरे को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, एक आईडी दी जाएगी। उस आईडी को यदि मैं 50 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, कितनी भी उम्र मेरी हो, वो आईडी डालेंगे, मेरी पूरी लाइफ की वो हिस्ट्री निकल आएगी उसमें, कब कब मैं बीमार पड़ा हूँ, कब कब मुझे कौन कौन सी बीमारी हुई है, किस किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है, किस किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट हुआ है। इससे हेल्प क्या मिलती है, आप कई बार अगर डॉक्टर के पास जाते होंगे कोई बीमारी लेकर, तो कई बार क्या करते हैं डॉक्टर, यूँ कहते हैं आप अपना पुराना रिकॉर्ड दिखाओ, पुराने डॉक्टर से आपने क्या दवाई ली थी वो दिखाओ। तो इस चीज़ से आप बच जाते हो, कागज़ संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा रिकॉर्ड क्या है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, उसमें से डॉक्टर को जब चाहे ज़रूरत हो वो निकाल सकता है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय में किस तरह से भाई आईसीटी हेल्प करती है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन चीज़ों को बेच सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल बना के 50 दुकानदार चाहे तो 50,000 दुकानदारों को चाहे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर डाला जा सकता है सर्वर के अकॉर्डिंग, और उन सब से आप देखकर अपने पसंद का सामान खरीद सकते हो अपने घर पे बैठकर ही। आपका टाइम बचेगा और व्यवसायियों का भी टाइम बचेगा, उन्हें
टाइम बचेगा और उनका पैसा भी बचेगा। उन्हें फिजिकली इतनी बड़ी दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कस्टमर आएंगे, एसी लगाना है, दुकान में पंखा लगाना है, लाइट जलानी है, ये करना है, वो करना है। एक छोटा सा एक गोडाउन बना ले, उसमें सामान है, फ़ोटो खींच खींच कर ऑनलाइन अपलोड करें और उसको बेचें सीधे सीधे। नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों के आपको ऐड देखने को मिलते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग हमारा ऐड सोशल मीडिया पर देखकर ही यहाँ पर आए हों, हमारे चैनल को से के साथ जुड़े हों। ऐसे ही क्या होता है, कोई भी व्यापारी जो होता है या कोई भी व्यवसायी होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है सोशल मीडिया पर, उसके द्वारा क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच बनती है और फिर उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगता है। नेक्स्ट, सरकार को क्या हेल्प मिलती है भाई आईसीटी से? ई गवर्नेंस, अभी हमने पढ़ा है, इसको मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा, आपको पता है, सेवाओं तक और ऑनलाइन पहुँच प्रदान करता है। नेक्स्ट, सरकारें डेटा विश्लेषण का उपयोग करती हैं, डेटा इकट्ठा करती हैं, डेटा को एनालाइज करती हैं, उसका मैनेजमेंट करती हैं। अभी जो मैंने टेलीमेडिसिन वाला एग्जाम्पल दिया, उसके बाद जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, उसमें मरीज का पूरी थ्रू आउट द लाइफ का उसका मेडिकल हिस्ट्री रखी जाती है, उसके बारे में बात की थी अभी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स के लाभ एवं सीमाओं पर चर्चा कीजिए। ई कॉमर्स के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ई कॉमर्स है क्या? इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री इस पर होती है। व्यापार और उपभोक्ताओं दोनों के लिए क्या है, क्रांति साबित हुई है, या कह दीजिए कि क्रांति ला दी गई है इसके द्वारा। यह क्या है, पारंपरिक ईंट और मोर्टार स्टोरों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है, पर इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सीमाएं भी हैं, या कहें कि नकारात्मक चीज़ें भी इसकी देखने को मिलती हैं। देखते हैं लाभ में क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या लाभ है इसके भाई। नंबर 1 पर सुविधा है, बहुत ज़्यादा सुविधा है। कैसे? 24/7 खरीदारी कर सकते हैं। आपको रात को 12 बजे 2 बजे कोई भी प्रोडक्ट याद आया कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसी टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो और वहाँ से वो चीज़ खरीद सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, कुछ समय बाद आपके घर पे आ जाएगी। और दूसरी बात, कहीं से भी ऑर्डर किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है आपको दुकान पे जाना है, इसके लिए दुकान पे जाना ज़रूरी नहीं होता। दूसरा, कीमतें। अक्सर देखा जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो कीमतें होती हैं, चीज़ों की जो कीमतें होती हैं, वो क्या होती हैं, ऑफलाइन दुकानों पर जाकर जो हम चीज़ खरीदते हैं उससे कम होती हैं। अक्सर कम कीमतों पर हमें सामान मिल जाता है। नेक्स्ट, तुलनात्मक खरीदारी या तुलना खरीदारी। तुलनात्मक खरीदारी क्या होती है? इंटरनेट पर हम एक चीज़ को सर्च करते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, वो हमें 50 ऑप्शन दिखा देता है उसी चीज़ के कि ये 50 सेलर हैं, ये इस चीज़ को बेच रहे हैं, इस प्राइस पर बेच रहे हैं। आप उनके सारी चीज़ों को कंपेयर करके, किसी के रिव्यू देखकर, किसी के प्राइस देखकर उसको कंपेयर करके खरीद सकते हैं। जबकि अगर ऑफलाइन ऐसा करने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है, हमारा पैसा भी कई बार बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, जितने का हमें सामान नहीं पड़ता उससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। दूसरा, सुविधा। किस तरह की सुविधा देता है भाई? अक्सर घर पर ही डिलीवर हो जाती हैं ये चीज़ें। अक्सर क्या, हमेशा ही घर पर डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें। इस अक्सर को काट कर हमेशा लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, हमेशा लिख देंगे, या कुछ भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये चीज़ें क्या है, घर पर ही डिलीवर हो जाती हैं। ग्राहकों के लिए क्या होता है, समय बचता है इसमें, बहुत ज़्यादा ग्राहकों का समय बचता है। दुकान पे जाना और चीज़ों को पसंद करना, लेकर घर आना, समय और पैसे की दोनों की बचत होती है। पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉइंट नंबर 1, शिपिंग लागत। यदि आप कोई चीज़ मंगाते हो, वो आपने देखा ऑनलाइन, अपने किसी चीज़ को देखकर ऑर्डर किया, वो आपके देश में नहीं मिलेगी या आपके शहर में नहीं मिलेगी, शिपिंग कॉस्ट में लग सकती है बहुत ज़्यादा। वो कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर हो सकती है, प्रोडक्ट से ज़्यादा भी हो सकती है। लागत क्या है, उत्पाद की कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि कर सकते हैं। विशेष रूप से भारी या बड़े उत्पादों के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। दूसरा आता है वापसी। वापसी करने में कई बार क्या होता है, दिक्कतें महसूस होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ आई, आपने मंगाई, टूटी हुई निकल गई, कई बार सेलर उसको वापस नहीं करता है या उसके बदले में प्रॉपर रिफंड आपको नहीं देता है। ऐसा जबकि ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलता है। आप यदि किसी से ला रहे होते हैं, किसी ऑफलाइन से दुकान से सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप पहले ही बोल कर आते हैं या पहले ही क्लियर होती है चीज़ कि अगर ख़राब निकली तो वापस होगी या नहीं होगी, जबकि यहाँ ऐसा क्लियर नहीं होता है। हालांकि इन चीज़ों में सुधार देखने को मिल रहा है, बट अभी इतना नहीं है। धोखाधड़ी। आईफोन मंगाया था, अंदर से साबुन की टिकिया निकली है।
साबुन भी कौन सा, रिन, बिल्कुल 5 रुपये वाला ही रख के दे दिया। कम से कम साबुन तो 100-200 रुपये वाला देते नहीं, धोखाधड़ी करनी है, पूरे तरीके से करनी है। ऐसी चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें। तो ये इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शहरी क्षेत्रों में ई गवर्नेंस परियोजनाओं का वर्णन करना है। किस तरह से ई गवर्नेंस को शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया है, इसकी क्या क्या परियोजनाएं बनाई गई हैं, उसके बारे में बात करनी है। शहरी क्षेत्रों में क्या है, नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ई गवर्नेंस परियोजनाएं शुरू की गई हैं। किस तरह की शुरू की गई हैं, ऑनलाइन सेवाएं। अभी बात की थी, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, कोई शिकायत करनी है, या किसी चीज़ की प्रोसेस पता करनी है, या किसी डिपार्टमेंट में आपका कुछ काम है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्ट सिटी पहल। नेक्स्ट आता है स्मार्ट सिटी पहल। ये कैसे होता है भाई, स्मार्ट पार्किंग होती है इसमें, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग होती है, स्मार्ट बिल्डिंग जैसी सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। या कैसे, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग मतलब रात होते ही, अंधेरा होते ही अपने आप जल जाती हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्विच नहीं होता है, किसी को स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। स्मार्ट पार्किंग होती है, कैसे, आपको वहाँ पर फाटक लगा होगा पार्किंग के गेट पर, आप जाओगे, सेंसर से आपकी गाड़ी का, आपके गाड़ी के सेंसर से उसको, गाड़ी को सेंस कर लेगा वो सेंसर, और फाटक खुल जाएगा, आप अंदर चले जाओगे और एग्जिट पे आपसे बता देगा कि आपकी गाड़ी इतने बजे आई थी, इतने बजे जाएगी, आपकी गाड़ी के ये चार्ज हो गए पार्किंग के, आप पैसे उसमें पे करिए और गेट खुल जाएगा और आप जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उसमें प्रदान की जाती हैं। नागरिकों को शहर के बारे में जानकारी दी जाती है, विभिन्न तरह की ऐप बना दी जाती हैं, इंटरनेट पर, वेबसाइट पर जानकारी डाल दी जाती है कि शहर के बारे में, आपके शहर में यहाँ पर ये चीज़ है, वहाँ पर वो चीज़ है, ये सड़कें हैं वो वहाँ जाती है, ये सड़क वहाँ जाती है, हर तरह की जानकारी अपलोड कर दी जाती है। अपडेट प्रदान किए जाते हैं कि कहाँ पर ट्रैफिक है, कहाँ पर नहीं है। जैसे गूगल मैप्स में आप लोग देखते होंगे, कई बार क्या होता है, किसी सड़क पर अगर जाम दिखता है तो वो चीज़ भी गूगल मैप में दिखा दी जाती है। नेक्स्ट आता है ई पारदर्शिता। पारदर्शिता कैसे रहेगी भाई, सरकारी खरीद के बारे में जानकारी रहती है, जो ठेके दिए जाते हैं सरकार के द्वारा उसके बारे में जानकारी रहती है, जिससे कि पारदर्शिता बढ़ती हुई दिखाई देती है। भ्रष्टाचार को कम करने में और जवाबदेही को बढ़ाने में मदद करती है। कैसे, उपरोक्त वाला पॉइंट हम देखेंगे ध्यान से। सरकार ने क्या क्या चीज खरीदी, कितने की खरीदी, सब इंटरनेट पर जानकारी पड़ी हुई है, पता है हमें, आम नागरिकों को पता है। कौन से ठेके दिए, कितने में दिए, किसको दिए, इसके बारे में जानकारी पता है। कब काम शुरू हुआ, कब काम शुरू नहीं हुआ, इसके बारे में जानकारी पता है। क्या मटेरियल लगा, क्या नहीं लगा, सारी चीज़ें क्या है, ट्रांसपेरेंट है। तो नीचे वाला पॉइंट तो अपने आप ही चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जब सारी चीज़ें आम नागरिक को पता होंगी, भ्रष्टाचार करने की उम्मीद ही कहाँ रह जाएगी, जगह ही, गुंजाइश ही कहाँ रह जाएगी। ऐसे ही इसमें चीज़ों को बताया जाता है। नेक्स्ट आता है ई भागीदारी। ई भागीदारी अभी हमने देखा था कि नागरिकों को क्या है, सरकारी प्रक्रियाओं में, योजनाओं में भागीदार बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, उनकी भागीदारी बढ़ती है। नागरिकों से सुझाव लिए जाते हैं, प्रतिक्रिया एकत्र की जाती है, प्रतिक्रिया ली जाती है किसी चीज़ के बारे में। शहरी विकास में नागरिकों को भागीदार बनाया जा रहा है, या कहें कि भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, क्या बात की थी हमने पिछले क्वेश्चन में, नागरिकों को बजट के बारे में जानकारी होती है, वो उसमें भागीदारी लेते हैं, ई बजट के द्वारा उसमें भागीदार बनते हैं वो लोग, नागरिक। और क्या होता है दूसरा पॉइंट क्या था, योजनाओं में, प्रक्रियाओं में भागीदार बनते हैं नागरिक, सुझाव देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स और ई भुगतान का हमें अर्थ बताना है और इसके उपकरण बताने हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताना है, ई कॉमर्स और ई भुगतान की अर्थ के बारे में और उपकरण के बारे में। ई कॉमर्स के बारे में हम जानकारी पहले ही देख चुके हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हालांकि मैंने लिखा है इसमें, ये आप लोग खुद पढ़ देंगे, ये वही चीज़ है, वही लाइनें हैं जो पिछले क्वेश्चन में लिखी हुई थी। ई भुगतान के बारे में हम सीधा बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ई भुगतान क्या है भैया? ई भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो भुगतान किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कैसे भुगतान करते हैं हम, ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना आप लोग, ऑनलाइन पेमेंट करते हो ना, कहीं बाहर कुछ खाने पीने जाते होंगे, आजकल बहुत सारी जगहों पर ऑनलाइन पेमेंट चलती है। मोबाइल फ़ोन निकालते हो, आप स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। वो सारी चीज़ें क्या है, ऑनलाइन भुगतान है। उसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे भी आप क्या करते हो, अपने बैंक से पैसा कहीं पर ट्रांसफ़र करते हो या अपने बैंक से पैसा
निकाल लेते हो, कैश आप हाथ में निकाल लेते हो। ये क्या है, ई भुगतान ही तो है ये एक तरह से। आप फिजिकली कहीं गए नहीं, आपने सिर्फ पैसा निकाल लिया, आपने अपने कार्ड का नंबर डाला, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, और कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट फोन के थ्रू कर दिया आपने। ई भुगतान ही तो है ये सब। अब इसके देखते हैं ई कॉमर्स के उपकरण क्या क्या होते हैं भाई। ई कॉमर्स के उपकरण देख लो। पहला ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और भी XYZ बहुत सारी हो सकती हैं, अजियो वगैरह, है ना। और फीमेल्स की भी बहुत सारी अपनी अपनी वेबसाइट्स होती हैं। उन पर क्या होता है, वो लोग खरीदारी वगैरह करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, इनकी ऐप भी होती हैं, बट वेबसाइट्स पे भी ये सब काम होते हैं। आता है ई मार्केट प्लेस। इसमें क्या होता है, ऐप और वेबसाइट दोनों ही काउंट होती हैं। इसमें विभिन्न तरह के विक्रेता या उत्पाद क्या होते हैं, या सेवा खरीदने और बेचने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते हैं। उसको हम ई मार्केट प्लेस कहते हैं, या कहें कि ई मार्केट कहते हैं, जो कि एक केंद्रीकृत स्थान प्रदान करता है किस किस को, चाहे खरीदने वाला बायर हो, क्रेता हो, या बेचने वाला विक्रेता हो, सेलर हो, और किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट हो या कोई सेवा हो, किसी भी तरह की चीज़ों की खरीद बिक्री हो रही होती है, वो सब उस पर केंद्रित होती है, एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाती है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से क्या हेल्प मिलती है, अभी हमने बात की थी सोशल मीडिया से क्या हेल्प मिलती है। वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जा सकती है, अपनी ऐप के बारे में ब्रांडिंग की जा सकती है कि हमारी ये वाली ऐप है, इस पर आपको इतने प्रोडक्ट मिलते हैं, इस रेट पर इस मिलते हैं, इस डिस्काउंट पर मिलते हैं। अपनी ब्रांडिंग की जा सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मोबाइल ऐप, आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, अमेज़ॉन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह आप लोग यूज़ करते होंगे। उसमें क्या है, यही चीज़ें सारी आपको देखने को मिलती हैं। उनकी एक ऐप होती है, वो सारा मार्केट प्लेस उसमें आपको दिखाई दे जाता है, एक ही जगह पर सारे सेलर और बायर देखने को मिल जाते हैं। अब आता है ई भुगतान के उपकरण। ई भुगतान के उपकरण के बारे में हम बात करें। ई भुगतान के क्या उपकरण होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, ये मोबाइल की जो ऐप्स होती हैं उसमें वॉलेट होता है, और यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यहाँ से यार थोड़ा सा अलग है, ये अलग पॉइंट है, नीचे आना था ये, हालांकि टाइपिंग मास्टर ने हमारे थोड़ी गलती कर दी है, इसको देख लेना। ठीक, यूपीआई के बारे में यहाँ तक बात हुई। ये सारे हमारे क्या है, इसके उपकरण है ई भुगतान के। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से ई कॉमर्स और ई भुगतान के लाभ क्या क्या है। लाभ क्या क्या है भाई, ई कॉमर्स और ई भुगतान दोनों के लाभ एक जगह इकट्ठे कर दिए गए हैं। क्या क्या है, पॉइंट नंबर 1, सुविधा। सुविधा क्या है भाई, 24/7 कहीं से भी खरीदारी की जा सकती है और भुगतान किया जा सकता है। नेक्स्ट, खरीदारी कहाँ से करेंगे आप, ई मार्केट प्लेस से, ई कॉमर्स से। भुगतान कहाँ से करेंगे, ई भुगतान से। ठीक, दोनों को एक ही लाइन में इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरा आता है विविधता। विविधता आती है, ऑनलाइन स्टोर में आमतौर पर क्या होता है, भौतिक स्टोर की तुलना में उत्पादों की अधिक संख्या देखने को मिलती है। ई मार्केट प्लेस की बात हो रही है, विविधता देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर क्या आता है, कीमतें। कीमतें अक्सर क्या होती हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पर हमें कम देखने को मिलती हैं ऑफलाइन के मुकाबले। ऑफलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो महंगी मिलती है, ऑनलाइन वही चीज़ सस्ती मिलती है। नेक्स्ट आता है समय की बचत। आप चाहे ई मार्केट प्लेस से कुछ खरीद रहे हो, चाहे आप ई वॉलेट से कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, या कहें कि ई भुगतान कर रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, आपको समय की बचत होती है। आप जाएंगे कहीं पर, आपको कैश देना है, आप जाएंगे कैश देंगे, उससे हिसाब किताब करेंगे, कुछ वापस लेना है। कई बार क्या होता है, चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। आपने 500 रुपये दिए, कार्ड ने उसको 325 रुपये हैं, 175 रुपये आपको वापस देगा, उसके पास चेंज है नहीं है। मैं रुक जाओ भैया, मैं खुले कर आके लाता हूँ, दीदी रुक जाओ मैं अभी खुले कर आके लाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, सीधे सीधे आप उतने ही पैसे उसको ट्रांसफ़र कीजिए जितने उसको चाहिए, चाहे वो 21 रुपये हों, 11 रुपये हों, 121 रुपये हों, 21,000 रुपये हों, 10,000 रुपये हों, 5,000 रुपये हों, कोई भी अमाउंट हो, XYZ। अगर पैसों में भी आपको पेमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 500 रुपये 10 पैसे भी करनी है तो आप कर सकते हैं, खुले का झंझट नहीं है। इसी तरह से ई मार्केट प्लेस पे आप फटाफट खरीदारी कर सकते हैं, आपको दुकान पे दुकान भटकना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारत में ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सफलता अंतरालों की हमें चर्चा करनी है। सफलता अंतराल मतलब इसके बीच में जो सफलता के और ई गवर्नेंस की जो सफलता के बीच में जो गैप बना हुआ है, जो चीज़ें गैप बनाती हैं,
इसको सफल होने से ज़्यादा रोक रही हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमें बात करनी है। पहले इसके बारे में लिखेंगे इसकी सफलताएं क्या क्या है। डिजिटल आधार है भाई, डिजिटल आधार है, सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, बड़ी जल्दी हैंडल होती हैं ऑनलाइन चीज़ें, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बचता है, टाइम, एनर्जी, पैसा, सारी चीज़ें इसमें बचती हुई दिखाई देती हैं। दूसरी बात आती है मोबाइल सेवाएं। मोबाइल पर आपको अधिकतर चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जैसे कि यूपीआई और उमंग। उमंग क्या है हमारा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस के ऊपर एक तरह से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उमंग नाम का यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है, किसके लिए, न्यू एज गवर्नेंस के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, आप शिकायत कर सकते हैं, सेवाओं का आनंद दे सकते हैं, कुछ ऑनलाइन चीज़ें आपको बनवानी है कई डिपार्टमेंट्स में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ई सेवाएँ, आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है, ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरो, सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, आप डॉक्यूमेंट बन के या तो साइट पे आ जाएगा या फिर आपको घर पे भेज दिया जाएगा या फिर ऑनलाइन साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आप देखेंगे, उससे ऑनलाइन साइट से डाउनलोड करेंगे, उसका हार्ड कॉपी चाहिए तो निकलवा लेंगे, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लेंगे। नेक्स्ट आता है पारदर्शिता बढ़ती है भाई इससे, कैसे, जब सारी चीज़ें इंसान को पता होंगी, इंसान मतलब आम नागरिकों को पता होंगी, उनके सामने होंगी, तो कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी करने से पहले 100 बार सोचेगा कि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें हैं, मुझसे कल को क्वेश्चन हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। भागीदारी बढ़ती है, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन में बात की है नागरिकों की भागीदारी कैसे कैसे बढ़ती है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप लोग उनको देख लोगे। अंतराल क्या क्या है भाई, अब इसमें अंतराल का मतलब है गैप क्या क्या है इसमें, है ना, गैप क्या क्या चीज़ों का होता है इसमें। पहला पॉइंट आता है डिजिटल विभाजन। कई लोगों को क्या होता है, इंटरनेट ही नहीं है, कई जगहों पर इंटरनेट नहीं है, बहुत से रिमोट एरियाज ऐसे हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं हमारे पिछड़े हुए जहां पर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट है तो बहुत बड़ी आबादी का हमारा हिस्सा ऐसा है, हमारी बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा ऐसा है जिसको इंटरनेट चलाना नहीं आता है तरीके से, बस उसको पता है ये इंटरनेट है, कैसे नहीं है, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया ही नहीं है उन्हें, वो चलाने से डरते हैं, इंटरनेट का नाम लेते ही डरने लगते हैं कि यहाँ तो भाई फ्रॉड हो जाते हैं, पैसे लूट लिए जाते हैं, इस तरह की भावनाएं, इस तरह की धारणाएं दिमाग में बनी हुई हैं, पहले से प्रेजुडाइज बनाए हुए हैं। दूसरा आता है क्षमता निर्माण। सरकारी कर्मचारियों को अक्सर क्या देखने को मिलता है, ई गवर्नेंस टूल का उपयोग करने के लिए हमें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, उन लोगों को खुद ही नहीं आता है। अभी मैं बात कर रहा था ना, हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको इंटरनेट का यूज़ करना ही नहीं आता है, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सरकारी कर्मचारियों का भी है, खास तौर पे जो लोग एजिड हो गए हैं या पिछली जनरेशन के हैं, जो अब रिटायरमेंट की कगार पर आ खड़े हुए हैं, वो लोग क्या होते हैं, उनको बहुत सारी ई गवर्नेंस के टूल्स का यूज़ करना ही नहीं आता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा भाषा का अवरोध। ई गवर्नेंस में क्या होता है, ज़्यादातर चीज़ें हमारी इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलती है, ज़्यादातर इंग्लिश में, और कुछ चीज़ें आजकल हिंदी में ट्रांसलेट होने लगी हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज हिंदी है, तो उसको क्या होता है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन भी हमें कई जगह देखने को मिल जाता है, ऐप पर लैंग्वेज मिल जाती है। बट कई रीजनल लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ के लोगों को वो रीजनल लैंग्वेजेस ही आती हैं बस, और हिंदी और इंग्लिश नहीं आती, तो वो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते, उन्हें उनका भाषा का अवरोध हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डेटा सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा का भी प्रॉब्लम आती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 1-1.5-2 साल पहले दिल्ली में जो एम्स है उसका पूरा का पूरा डाटा लीक हो गया था। दिल्ली का एम्स जो है बहुत बड़ा संस्थान है, सबसे बड़े एम्स में से काउंट होता है, देश के सबसे बड़े 2-3 एम्स में काउंट होता है। जब उसी का डाटा लीक हो गया तो बाकी किसी का डाटा कहाँ ही सेफ होगा, ऐसे सवाल भी उठे थे। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या होती है, डेटा सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाती है कि डेटा की सुरक्षा कितनी है हमारे देश में, कितनी नहीं है, उसकी गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है या नहीं, या उसका सुरक्षा कितनी है, या कितना उसको सुरक्षित माना जा सकता है या कितना नहीं माना जा सकता। आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनका कोड BPAG 173 है, यह सब्जेक्ट ई शासन है,
उन सभी के साथ शेयर करें, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारी बहुत जल्द ऐप आने वाली है जिस पर हम आपको डिटेल में कंसेप्ट वाइज एक एक कंसेप्ट क्लियर करा के चलेंगे। इसमें तो जैसे अभी हमने फटाफट आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, आपको फटाफट कल के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। उसमें हम आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ उसके साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐप आते ही आप लोग उस पर एनरोल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़िए, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से एटलीस्ट 2-3 महीने 4 महीने आपको ऐसे मिले जिसमें आप अपने कंसेप्ट तैयार कर पाएँ। हम आपके वो कंसेप्ट तैयार कराएंगे, और बिलीव मी, अगर आप जुड़े रहते हैं 3-4 महीने हमारे साथ एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम टाइम पर आप बिना पढ़े भी जाओगे, आपके कंसेप्ट हम इस हद तक क्लियर करा देंगे, आपके 100 में से कुछ नहीं तो कुछ नहीं 90 मार्क्स कहीं नहीं गए, इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।